हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड्स एंड फो का वीडियो नंबर 1 देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, पहले उसको एक बार रिकॉल करा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके थे कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 कैटेगरी में हम लोग बांट चुके थे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, है कि नहीं। ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लिंक कीजिएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का काम हो चुका था। हाँ, यहाँ तक हो गया था। फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, फंजाई के बाद क्या आएगा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के बारे में पहले समझने की कोशिश कीजिए। द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल। ठीक है, प्रोटोजोआ का अगर मतलब बोला जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो फर्स्ट एनिमल। ठीक है, जो पहला प्राणी है उसे कहेंगे प्रोटोजोआ। समझ में आया। प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एनिमल्स लाइक कैरेक्टर। प्रोटोजोआ कैसा है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या हुआ कि एक कोशिकीय जीव जो एक सेल का बना होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश वाटर, और ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में कौन है, यूग्लिना। यूग्लिना क्या ऐसा है प्रोटोजोआ जो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रोटोजोआ का नाम देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, है ना। ये सब जो है एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोआ का। आपको यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से समझाया गया। देखिए, ये क्या है, ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम आप देख चुके होंगे। पैरामीशियम किस शेप का होता है, तो देखिए ये चप्पल की तरह होता है। किस शेप का, चप्पल की तरह। और ये है यूग्लिना। ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना। और क्या पढ़े हम लोग, अमीबा। अमीबा ये वाला हुआ। ठीक है, ये वाला। तो मेनली हम लोग इसी को देखते हैं। बाकी ये सब भी जो है आपका क्या है, प्रोटोजोआ ही है। ये यूग्लिना हुआ, ये अमीबा हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इन यूग्लिना फ्लैजिला। इसको समझिए बढ़िया से, क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। यूग्लिना में क्या होता है, फ्लैजिला होता है जो उसको चलने में मदद करता है। ये जो बढ़ा हुआ है इसको बोलेंगे फ्लैजिला, जो उसको क्या करने में मदद करता है, मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको मदद करता है। अमीबा में क्या होता है, सीडोपोडिया होता है जो उसको चलने में मदद करता है। समझ में आया। अमीबा में क्या होता है, सीडोपोडिया। ठीक है, और पैरामीशियम में सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया। देखिए इसमें जो ये बढ़ा हुआ है ना पार्ट्स, छोटा 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 छोटा, इसी को बोलेंगे सीलिया। और इसी के जरिए पैरामीशियम क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, जाते हैं। समझ में आया। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। और यूग्लिना जो है किसके जरिए चलता है, तो फ्लैजिला के माध्यम से चलता है। अमीबा किसके, सीडोपोडिया, और पैरामीशियम सीलिया के हेल्प से मूवमेंट करता है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉमन डिजीज इन अफ्रीकन कंट्रीज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ। एक कॉमन डिजीज, कॉमन बीमारी है जो अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्लीपिंग डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस। और ये किसके वजह से होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, इतना बात को आपको ध्यान रखना है प्रोटोजोआ के बारे में। अब प्रोटोजोआ के बारे में इतना पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट किस टॉपिक में चलेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग एल्गी के बारे में। देखिए एल्गी के बारे में क्या लिखा हुआ। एल्गी आप देखे होंगे, समुद्र में पाया जाता है। जो समुद्र में घास फूस नहीं उगता है, जो उस पर तैरते रहता है, उसी को क्या बोलेंगे, एल्गी कहते हैं। जैसे ये पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म्स विच कंटेन क्लोरोफिल। ध्यान रखना है इसको। देखिए ये क्वेश्चन में आ जाता है, एल्गी किस टाइप का होता है, तो प्लांट की तरह होता है जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वो अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाएगा, है ना। एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रास ऑफ वाटर। एल्गी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रास ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। द एल्गी विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन फ्री फ्लोटिंग स्टेट आर नोन एज फोटोप्लांक्टन। क्या बोलते हैं उसको, फोटोप्लांक्टन बोलते हैं। कौन से एल्गी को, जो लाइफ साइकिल को फ्री फ्लोटिंग स्टेट में कंप्लीट करता है, ठीक है। एल्गी ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। वो किस में ग्रो करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में, यानी जलीय स्थान पर। एंड मॉइस्ट प्लेस, और नमीदार स्थान पर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। कौन, एल्गी। ध्यान रखना है, एल्गी कहाँ ग्रो करते हैं, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स और मॉइस्ट प्लेस पर, ठीक है। नेक्स्ट, एल्गी आर मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। एल्गी क्या हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, यानी एक कोशिका के भी बने हो सकते हैं और एक से अधिक सेल से भी बने हो सकते हैं, एक से अधिक कोशिका से भी बने हो सकते हैं। कौन, एल्गी। ध्यान रखना इसको। एल्गी रिप्रोड्यूस बोथ बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड्स। वो दोनों तरीका से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल मेथड भी और असेक्सुअल मेथड भी, ठीक है। सेक्सुअल असेक्सुअल मेथड आपको मालूम ही होगा, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपके सामने है कि रेड सी अपीयर्स रेड कलर ड्यू टू द रेड एल्गी दैट फ्लोट ऑन इट्स सरफेस। रेड सी आप कभी ना कभी सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आप एक बार गूगल कर लीजिए। रेड सी का मतलब क्या हुआ, वैसा समुद्र जहां पर लाल हमको दिखाई देता है वहां का पानी। तो वो हमें लाल प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि उसमें कौन सा एल्गी पाया था, रेड एल्गी पाया था। आप देखिए एल्गी भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ब्लू एल्गी होते हैं, रेड एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। तो ये सब एल्गी के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग का चारों जो हम लोग मेन टॉपिक पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये कंप्लीट हो गया। अब एक ऐसा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी माइक्रो है, उससे भी छोटा है, उसके बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वायरस, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए वायरस क्या होता है। तो वायरसेस है बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस में दोनों तरह का कैरेक्टर पाया जाता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ये कैसे पता करेंगे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग है, तो देखिए जब वायरस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाता है तो वो लिविंग के तरह काम करता है, यानी जीवित रूप में रहता है। और जब ऐसे ही रहेगा, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर में नहीं रहेगा, यानी चाहे कोई जानवर हो गया, कोई मनुष्य हो गया, अगर उसके शरीर के अंदर नहीं है तो वो नॉन लिविंग के तरह प्रतीत होगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये दोनों तरह इसका कैरेक्टर होता है, किसका, वायरस का। वायरस इज टू स्मॉल। वायरस क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अभी जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई ये सब पढ़े, ये क्या होते हैं, ये भी तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। लेकिन वायरस एक खचरवा ऐसा है जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप की भी मदद से भी नहीं देख सकते, यानी उससे भी छोटा है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, वायरस इज टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है कि इसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं। तो फिर कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। वायरसेस डू नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग देखें ना, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, अमीबा अलग अलग डिजाइन का होता है, लेकिन इसका कोई सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको ध्यान रखना है आपको, समझ में आया। तो ये अलग तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आगे देखिए, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये केवल किसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर अगर कर दिया जाए तो ये मरे हुए प्रतीत होंगे, समझ में आया। अगर किसी जीवित के अंदर में इसको डाल दिया जाए तो समझ जाना कि उसका देहांत जरूरी है ना, यानी उसको ऐसा कर देता है कि अपाहिज बना देता है, ऐसा समझ जाओ। अब देखो वायरस का भी अलग अलग टाइप्स है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं,
जैसे एड्स। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो खतरनाक होते हैं, लेकिन उतना खतरनाक नहीं होते हैं जितना कि आपका जान चले जाए। ठीक है। वायरसेस आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कहने का मतलब कि ये किसी के अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है। वायरसेस हैव ईदर डीएनए और आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल हो या कोई भी हो, उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को उसके स्ट्रक्चर को पहुंचाने में मदद करता है। जैसे आप एक इंसान हैं तो आपका भी रंग रूप कैसा है, इंसान की तरह ही है ना। तो वो किसके बिहाफ पर हुआ, तो वो डीएनए और आरएनए के हिसाब इससे हुआ। ठीक है। अब देखिए आपका जो चेहरा है या आपका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो कुछ ना कुछ मिलता जुलता है आपके पेरेंट्स से, माता पिता से। ठीक है। तो वो जो होता है, वो जो कैरेक्टर आपका एक वंश से दूसरे वंश में गया, वो किसकी वजह से होता है, तो डीएनए या आरएनए की वजह से होता है। तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या पाए जाएंगे, चाहे तो डीएनए या आरएनए। ठीक है। अब कुछ वायरसेस का हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे रेबीज वायरस हो गया, ये वायरस का नाम है। एबोला वायरस, रूबेला वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, वायरसेस का नाम है। रेबीज वायरस कैसे होता है, तो कुत्ता के काटने से। अगर आपको कुत्ता काट ले तो ये आपका न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, जिससे आप पागल के तरह भौंकने लगेंगे, कुत्ता की तरह ही भौंकने लगेंगे। ठीक है। तो रेबीज वायरस आपके शरीर के अंदर चले जाता है, जो आपका नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है अगर आपको कुत्ता काट लिया तो। समझ में आया। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, इसको हम देखिए क्या पढ़े कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी एक कोशिका का बना होता है, एक सेल का, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक से अधिक सेल के बने होते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख दिए हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है, तो अमीबा है, बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरामीशियम, है ना, ये सब क्या यूनिसेल्युलर है। ठीक है। ये सब क्या है, यूनिसेल्युलर। अमीबा और पैरामीशियम आप क्या पढ़े, ये दोनों क्या है, प्रोटोजोआ है ना, यही पढ़े। बैक्टीरिया तो अलग हो गया, और यीस्ट क्या है आपका, फंजाई। यीस्ट के बारे में क्या पढ़े थे, देखो पढ़ा चुके हम, यीस्ट, हाँ फंजाई है। ऑल फंजाई आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफा एक्सेप्ट यीस्ट। तो यीस्ट एक अलग तरह का फंजाई हुआ, क्या है, ये यूनिसेल्युलर है यीस्ट। लेकिन अधिकतर जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यीस्ट एक ऐसा है जो यूनिसेल्युलर है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसको आपको ध्यान रखना है, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट, पैरामीशियम, ये सब क्या है आपका, यूनिसेल्युलर है। और मल्टी सेल्युलर में कौन सा आ गया, तो जैसे एनिमल हो गया, एनिमल में ह्यूमन्स, कैट, डॉग, गधा, खच्चर जो भी है, वो सब क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, यानी एक से अधिक सेल से बने होते हैं। प्लांट्स भी मल्टी सेल्युलर होता है, और फंजाई भी क्या होता है, मल्टी सेल्युलर होता है। जैसे मशरूम हो गया, मोल्ड, ये सब किसका नाम है, फंजाई का। लेकिन एक फंजाई यीस्ट ऐसा फंजाई है जो कि आपका यूनिसेल्युलर है, एक्सेप्शन में। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। समझ में आया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे जिंदगी में क्या प्रभाव है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या किस तरह से देखते हैं, तो इसको हम लोग दोस्त के रूप में भी देखते हैं और दुश्मन के रूप में भी देखते हैं। जैसे अब चैप्टर का नाम ही पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, है कि नहीं, यही पढ़े। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये हमारे दोस्त के रूप में भी काम करते हैं और दुश्मन के रूप में भी। दोस्त के रूप में कैसे, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे काम में आते हैं, हमारे सही कामों के लिए आते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, यानी तरह तरह की बीमारियां होती है इससे। ठीक है। तो इस बात को अब कैसे हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है आपके सामने, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हमारे दोस्त कैसे हैं, तो इधर देखिए ए नंबर पॉइंट, इसमें भी 3 4 5 6 पॉइंट है जो आपको ये डिफाइन करता है कि ये हमारे कैसे काम में आते हैं।
जैसे ये देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यानी आप जो दूध से दही बनाते हैं और जो पावरोटी रोटी बनाते हैं, वो जो फूलता है वो किसके वजह से होता है? तो वो होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, है ना। अब जो मेकिंग ऑफ कर्ड है, यानी हम लोग दूध से दही बनाते हैं, वो किसके मदद से होता है? तो बैक्टीरिया के मदद से होता है। और वो कौन सा बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या वो करता है? वो कर्ड, दूध से कर्ड दही जमने में मदद करता है, ठीक है। वही लिखा हुआ, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यीस्ट यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक्स, ठीक है। यीस्ट क्या काम करता है? तो क्या करने में? ब्रेड और केक्स को बनाने में मदद करता है। पावरोटी आप खाए होंगे, तो उसको फूलने के लिए कौन बैक्टीरिया मददगार होता है? उसको फुलाने के लिए कौन बैक्टीरिया बोलते हैं, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ईस्ट। कौन? ईस्ट। इसको ध्यान रखना है। और ईस्ट का क्या काम है? तो ईस्ट क्या करते हैं? देखिए, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय ये बहुत ही तेजी गति से रैपिडली क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करना मतलब नए ईस्ट को जन्म देना, और जिससे क्या होता है? उससे वो जो चीज है, वो जो ब्रेड है, केक है, वो फूलने में काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बी नंबर, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज में हम लोग किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट, यीस्ट के बारे में अभी देखें हम लोग, क्या करने में मदद करता है? तो ब्रेड और केक बनाने में। अब यीस्ट क्या काम करेगा बड़े कमर्शियल यूज में? तो आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड विनेगर। विनेगर और अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में भी ये मदद करता है। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड। अल्कोहल किसको कहते हैं? शराब बनाने में। तो शराब बनाने में कौन हेल्प करता है? वो करता है यीस्ट, ठीक है। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन एक, इसको बोलते हैं किण्वन हिंदी में। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? किण्वन। और किण्वन क्या, कौन सा प्रोसेस है? तो शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। और ये किसके मदद से होता है फर्मेंटेशन? तो ये भी होता है ईस्ट की मदद से। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि मेडिसिनल यूज में हम लोग कैसे करते हैं। तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? एंटीबायोटिक बनाने के लिए, ठीक है। अब एंटीबायोटिक का क्या काम क्या है? तो एंटीबायोटिक आपके शरीर में जो बीमारी होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उनको मारने या रोकने में मदद करता है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट वाइज देखिए, एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। किसके मदद से हम लोग एंटीबायोटिक बनाते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से। समझ में आया? किसके हेल्प से? बैक्टीरिया और फंजाई की हेल्प से। देखिए, आप कोई भी बीमारी का इलाज करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलते हैं हमको बुखार हो गया, हमको खांसी हो गया, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि आपको एक एंटीबायोटिक दे देते हैं, है ना। एंटीबायोटिक दे देता है, खांसी अगर उसके बाद क्या देता है? आपको गैस की गोली दे देता है, इस टाइप से। अब अलग अलग एंटीबायोटिक का अलग अलग यूज है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक का नाम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम शो किए हैं, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन किसका नाम है? एक दवाई का नाम है, जो क्या है? एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब किसका नाम है? ये सब एंटीबायोटिक टेबलेट का नाम है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम बताए आपको कि एंटीबायोटिक क्या काम करता है। एंटीबायोटिक की गोली आप खाते हैं किस लिए? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए या उसके ग्रोथ को रोकने के लिए। स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन जो आपका कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाया, तो उसका नाम क्या आता है आपको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले डिस्कवर किया किसको? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को, ठीक है। याद रहेगा? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखेंगे वैक्सीन बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या बनाने के लिए?
वैक्सीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते। किसका? एक सेकेंड, हाँ थोड़ा मिस हो गया था। अब यहाँ देखिए, व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब कोई बीमारी जिसमें क्या है, माइक्रोब है, सूक्ष्म जीव है, और हमारे शरीर में वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इन्वेडर क्या बोलते हैं? जो हमारे इसमें प्रवेश करने वाले को बोलते हैं इन्वेडर, है ना, किसी में जिसको बोलेंगे आक्रमणकारी। तो जब हमारे शरीर में क्या होता है, कोई माइक्रोब्स इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो इससे क्या होगा, आपको बीमारी हो जाएगी। और शरीर में नेचुरली आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति है जो उस बीमारी से लड़े, ठीक है, उस बीमारी से लड़े, जिसको बोलेंगे एंटीबॉडीज। क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज। अब वैक्सीन जो हम लोग लेते हैं, वैक्सीन काम क्या करता है, उस एंटीबॉडीज को क्या करने में मदद करता है, प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कोलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का भी अलग अलग रूप है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसको किसके जरिए रोका जा सकता है? तो वैक्सीनेशन के जरिए, ठीक है। कोलेरा हो गया, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सब को किसके जरिए रोका जा सकता है? वैक्सीनेशन के जरिए, वैक्सीन दे करके। जिस तरह से इस बार सबसे ज्यादा आपको देखा होगा कि कोरोना वायरस हुआ था, तो सबको टीका लगाया जाता था, वैक्सीन लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? ताकि हमारे शरीर में वो एंटीबॉडीज क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाए और इन्वेडर से लड़ सके। अब ये क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द फर्स्ट द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स सुने हैं, है ना, स्मॉल पॉक्स जो है, इसका जो वैक्सीन का डिस्कवर किया वो किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। इसको ध्यान रखना है। और इससे पहले क्या पढ़े? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या, किसका सबसे पहले डिस्कवर किया? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का। और एडवर्ड जेनर ने किसका किया? तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का, ठीक है। और किस रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करता है? तो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो जमीन है उसका उसके उपजाऊ को बढ़ाने के लिए मदद करता है। और क्या करता है? क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट किस हिसाब से ये हमारा मदद करता है? तो जैसे कोई आप जानवर या पेड़ पौधे मर जाता है तो वो सड़ जाने के बाद कैसे बदबू करने लगता है ना। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होता तो वो जैसे का तैसे ही पड़ा हुआ रह जाता, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? उसको सड़ाने गलाने में मदद करता है, उसको फिर गला करके मिट्टी में मिला देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट कर दिए हम। किसको कंप्लीट कर दिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन इसमें और भी हम लोग को बहुत चीज पढ़ना है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हाँ ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। कौन सा पहला पॉइंट? यहाँ पर देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो नंबर 3 में, ठीक है। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।